नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन के सोलेदार में पुतिन मात खा गए। क्या 2023 में ईरान और इजरायल की जंग तय है? आटे की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान में अब दाल का संकट खड़ा हो गया। और क्या नीतीश कुमार बिहार में तेजस्वी यादव के पर कतरने वाले हैं? ब्रेकिंग न्यूज है यूक्रेन जंग पर। डोनेस्क प्रांत में रूस की फौज को बड़ा झटका लगने की खबर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की फौज की एक टुकड़ी पर बड़ा हमला किया। इस हमले से जुड़े हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। जमीन पर कुछ सैनिक भागते दौड़ते दिखे, जिन पर आसमान से बम बरसाए गए। इस हमले में रूस के करीब 100 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खासतौर पर यह हमला इसलिए बड़ा है क्योंकि डोनेस्क में रूस की फौज का तगड़ा दबदबा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की फौज रूस को एक बड़ा झटका देने में कामयाब हो गई। दावा किया गया कि डोनेस्क प्रांत में सोलेदार नाम की जगह पर उसने रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस की फौज की एक टुकड़ी सोलेदार पर कब्जा करने के लिए पहुंची थी, लेकिन यूक्रेन की फौज ने पूरा जाल पहले से बिछा रखा था। ड्रोन के जरिए रूस के सैनिकों की हर हलचल को देखा जा रहा था। जैसे ही रूस के फौजी वहां पहुंचते दिखे, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलीबारी इतनी ताबड़तोड़ हुई कि रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई सैनिक जख्मी होकर गिरते भी दिखे। लेकिन यूक्रेन की फौज का ऑपरेशन यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि गोलीबारी के बाद आसमानी हमले शुरू हो गए। ऐसी बमबारी हुई कि किसी को जान बचाने का मौका नहीं मिला। जो भी सैनिक यहां वहां छिपे थे, आसमान से हुए ताबड़तोड़ हमलों में बच नहीं पाए। ये वीडियो खुद यूक्रेन की फौज ने जारी किया। दावा किया गया कि उन्होंने सोलेदार में रूस की फौज के 100 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। उधर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को चेतावनी दी और दो टूक बोल दिया कि अगर उन्होंने हद पार की तो बुरा अंजाम होगा। नेतन्याहू की यह चेतावनी इजरायल के उत्तरी हिस्से में होने वाले युद्धाभ्यास से ठीक पहले आई, क्योंकि इजरायल का उत्तरी हिस्सा उसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जहां के गलीली और शिबा फार्म्स इलाके में इजरायल की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। यानी इजरायल की सेना ने उन इलाकों में अपनी ताकत दिखाई जो जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर से लगते हैं, जहां इजरायल की तोपों ने इतनी आग उगली कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। इजरायल का कहना है कि इस मिलिट्री ड्रिल की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी और इसका मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ड्रिल से ठीक पहले नेतन्याहू इजरायल के उत्तरी हिस्से के दौरे पर चले गए, जहां नेतन्याहू ने अपनी सेना और मिलिट्री ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया और ईरान और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को उनकी हद याद दिलाई, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि जिन लोगों को रेड लाइन याद नहीं, उन्हें हमारे सैन्य अभ्यास से वो याद आ जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया से लगी इजरायल की सीमा पर उनकी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान वहां से इजरायल में घुसपैठ की कोशिश करेगा और इजरायल ऐसा नहीं होने देगा। एक बार फिर से इजरायल की सत्ता संभालने वाले नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को भी बता दिया कि इजरायल उससे लड़ने के लिए तैयार है। वैसे इजरायल और लेबनान अब भी जंग लड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह ने सीमा पर करीब 1.5 लाख मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे खतरनाक हथियार तैनात किए हुए हैं, जिनसे निपटने के लिए इजरायल अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। उसकी सीरिया पर भी नजर है। इजरायल कहता है कि हिजबुल्लाह तक हथियार सीरिया के रास्ते आते हैं, क्योंकि ईरान की सेना ने सीरिया की सरकार की मदद के बहाने वहां कई ठिकाने बना रखे हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करके वो इजरायल को परेशान करने वाले हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता है और इसी वजह से इजरायल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। हालांकि उसने केवल इक्का दुक्का एयर स्ट्राइक करने की बात ही कबूल की है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने पिछले कुछ सालों में सीरिया में सैकड़ों एयर स्ट्राइक की और हर बार उसके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने थे। खबर है कि इजरायल के हवाई हमलों से निपटने के लिए ईरान ने सीरिया में बड़ी तैयारी की है और वो वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है, जो इजरायल की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देगा। हालांकि ईरान ने अब तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने सीरिया में बवार 373 मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर ली है। 300 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार कर सकती हैं और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी धूल चटा सकती हैं। यानी ईरान की बवार 373 मिसाइलों से इजरायल का F-35 विमान बर्बाद हो सकता है और इसी वजह से इजरायल अलर्ट पर है। उत्तरी इलाके में ड्रिल करके उसने ईरान को यह बताने की कोशिश की कि वो तैयार है और अगर ईरान अपनी हद भूला तो उसकी खैर नहीं। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 164 करोड़ रुपए वसूलने का नोटिस भेजा गया। उनको यह नोटिस एलजी के निर्देश पर दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार विभाग ने भेजा, जिसमें कहा गया कि अगर रकम 10 दिनों के भीतर जमा नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी सील हो सकता है। केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार पर 99 करोड़ रुपए सरकारी फंड से खर्च करने का आरोप है। नोटिस जारी होते ही बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब का। केजरीवाल पर हमला हुआ तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के प्रचार का मुद्दा उठा दिया। इस बीच खबर है कि अपनी सेना के हवाई अड्डों को यूक्रेन से बचाने के लिए रूस ने तगड़ी तैयारी कर ली।
कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने अपने एंजल्स एयरबेस से बम गिराने वाले विमान भी कम कर दिए हैं, जो जितने बॉमर वहां हैं उनकी हिफाजत के लिए एयरबेस पर खास तरह के बैरियर खड़े कर दिए गए हैं। क्योंकि पिछले महीने रूस के इसी एंजल्स एयरबेस पर ड्रोन से हमले हुए थे। उन हमलों को रूस ने यूक्रेन की साजिश बताया था। रूस का एंजल्स एयरबेस उसके Tu-95 और Tu-160 परमाणु बॉमरों का अड्डा है और ड्रोन अटैक में उसका एक Tu-95 बॉमर तो बुरी तरह बर्बाद भी हो गया था। हमले से पहले इस बेस पर करीब 2 दर्जन विमान हुआ करते थे, लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उनमें वहां महज 6 बॉमर ही नजर आए, 2 Tu-160 और 4 Tu-95 विमान। इतना ही नहीं, एयरबेस की सुरक्षा के लिए वहां खास तरह के ढांचे भी बने दिखे, ताकि अगर अब की बार वहां कोई ड्रोन, बम या मिसाइल गिरे तो विमानों को धमाकों से बचाया जा सके। क्योंकि Tu-95 और Tu-160 बॉमर रूस के लिए बेहद अहम है। रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के लिए इन दोनों विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। और ऊपर से रूस जंग की शुरुआत से ही बार बार परमाणु बम चलाने की भी धमकी दे रहा है। ऐसे में अगर परमाणु बम गिराने वाले Tu-95 और Tu-160 जैसे बॉमर ही नहीं बचेंगे तो रूस के ताकतवर से ताकतवर परमाणु बम धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए रूस अपने बॉमरों पर एक खरोंच आने तक का जोखिम नहीं उठा सकता। शायद इसीलिए सैटेलाइट तस्वीरों में उसके एयरबेस पर कम बॉमर नजर आए। जिसके बाद इसी महीने की शुरुआत में यूक्रेन का किया वो दावा पुख्ता होता दिखा, जिसमें उसने कहा था कि उससे डरकर पुतिन ने एंजल्स एयरबेस से अपने परमाणु बॉमरों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि यूक्रेन के हमलों की आंच रूस के परमाणु बॉमरों तक पहुंचे भी ना। रूस का एंजल्स एयरबेस उसके सरातफ प्रांत में है। यूक्रेन से एंजल्स बेस की दूरी ज्यादा नहीं है, दोनों के बीच महज 600 किलोमीटर का फासला है। मतलब यूक्रेन के लिए रूस के इस हवाई अड्डे को निशाना बनाना मुश्किल नहीं। और फिर दिसंबर में एयरबेस पर हमला हो भी गया था, लेकिन हमले के करीब 1 महीने बाद कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने एंजल्स एयरबेस से अपने कम से कम 6 Tu-95 परमाणु बॉमर शिफ्ट कर दिए हैं। कहा गया कि रूस ने Tu-95 परमाणु बॉमरों को अपने अमूर प्रांत के एक एयरबेस पर भेज दिया है, जो कि उसके एकदम पूर्व में है। और रूस के अमूर का एयरबेस यूक्रेन की सीमा से 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इधर सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 6 और यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया। आरोप है कि ये यूट्यूब चैनल लोगों को फर्जी खबरें दिखा रहे थे, जिनके 100 से ज्यादा वीडियो की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि उन सभी वीडियो में दिखाई गई खबरें फर्जी हैं। जिसके बाद सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन 6 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बैन कर दिया। उधर ग्रीस ने पिछले हफ्ते एजियन सागर में हुई घटना की शिकायत यूरोपियन यूनियन से कर दी और कहा कि इस तरह की घटना की वजह से नेटो के 2 देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तुर्की और ग्रीस दोनों एजियन सागर पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी चक्कर में पिछले हफ्ते दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के जवान आमने सामने आ गए थे। उस घटना का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें तुर्की का एक छोटा जहाज बेधड़क होकर एजियन सागर में घुसा और धड़धड़ाते हुए ग्रीस के जहाज के सामने से गुजर गया। यानी तुर्की ने आंखों में आंखें डालकर ग्रीस को ललकारा, जबकि पुराने वीडियो में किसी फिल्मी सीन की तरह ग्रीस का जहाज तुर्की के जहाज का पीछा करता दिखा था। एजियन सागर में ग्रीस और तुर्की के बीच चूहे बिल्ली का यह खेल कुछ वक्त तक चला, जिसके बाद ग्रीस के जहाज ने तुर्की के जहाज को खदेड़ दिया। लेकिन ग्रीस ने इस मामले को ठंडा नहीं होने दिया और यूरोपियन यूनियन को इस बारे में चिट्ठी लिख दी, क्योंकि ग्रीस एजियन सागर के द्वीपों पर अपना हक कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। और इसीलिए उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि एजियन सागर में तुर्की के घुसने से बात बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से नेटो के 2 देश आपस में लड़ पड़ेंगे। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को हुई उस घटना के अलग अलग वीडियो इसीलिए सामने आ रहे हैं। ताजा वीडियो देखकर तो लगा कि तुर्की ने ग्रीस को उकसाने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसका जहाज ग्रीस के जहाज के सामने से निकला। ग्रीस के कोस्ट गार्ड के जवान ने भी ऐसा ही बयान दिया और कहा कि तुर्की ने जानबूझकर ग्रीस को परेशान किया और इसी वजह से ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रीस चाहता है कि इस हरकत का खमियाजा तुर्की को आर्थिक तौर पर भुगतना पड़े और इसीलिए उसने मांग की कि यूरोपियन यूनियन तुर्की की मछलियां और सी फूड खरीदना बंद कर दे। यानी ग्रीस चाहता है कि तुर्की को एजियन सागर मामले में आर्थिक सजा मिले, क्योंकि उसे पता है कि कहां चोट करने पर एर्दोआन चीख उठेंगे। ग्रीस जानता है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और अगर उसकी मछलियां बिकनी बंद हो गई तो फिर तो उसकी कमर ही टूट जाएगी। इधर 15 जनवरी के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और 15 जनवरी के बाद एक बार फिर लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान भी जताया। इस बीच ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे चीन तिलमिला उठा। ये सैन्य अभ्यास करके ताइवान ने एक बार फिर चीन को दिखा दिया कि वो उसे अपने सामने बौना ना समझे, क्योंकि उसकी सेना इतनी ताकत रखती है कि दुश्मन चाहे जमीन पर अटैक करे या फिर समुद्र और हवा से, वो उसे जवाब देने को तैयार है।
अपनी इसी ताकत का प्रदर्शन ताइवान ने दुनिया के सामने किया। लेकिन इस मिलिट्री ड्रिल से चीन को मिर्ची लग गई, उसका गुस्सा भड़क गया और ऐसे में उसने ताइवान पर हमले की बात को दोहराया और विदेश से ताइवान पहुंच रहे नेताओं को ये चेतावनी दे डाली कि वो ताइवान से बातचीत बढ़ाकर आग से खेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि कोई भी दूसरा देश उसके और ताइवान के बीच आकर दखल दे। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है, जबकि ताइवान ने कभी चीन के इस दावे को सही नहीं ठहराया। और इसी बीच उसने ये मिलिट्री ड्रिल की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गाओशियोंग शहर के एक नेवल बेस पर ताइवान के कुछ सैनिक टारगेट पर सटीक निशाना साधने का अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान ताइवान ने अपने टैंकों, हेलीकॉप्टरों और जहाजों की ताकत भी दिखाई। इस मिलिट्री ड्रिल के वीडियो में दिखा कि ताइवान के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकाने को बारूद से उड़ा दिया और समंदर में पेट्रोलिंग कर दुश्मन की नींद उड़ा दी। उधर तालिबान सरकार के महिलाओं पर लिए गए कुछ फैसलों पर विरोध जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज को रद्द कर दिया, क्योंकि तालिबान सरकार ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज मार्च में यूएई में खेली जानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अब इसे रद्द करने का फैसला किया। इधर खबर है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ चर्चा है, लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो फिर तो तेजस्वी को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दूसरा डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का तेज कम हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा ने अपने हाव भाव से जता दिया कि अगर डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आया तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। अब ऐसा करें कि मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हुए। लेकिन आरजेडी ने दबी जुबान से बता दिया कि वो इस बात से नाखुश है। अति महत्वाकांक्षा कष्टकारक भी होता है। यानी बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके दिल नहीं मिल पा रहे, जिससे बीजेपी का बैठे बिठाए फायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बने तो उनकी ताकत कम हो सकती है। इस बीच एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने बकाया टैक्स के मामले में अनुष्का शर्मा को 2 नोटिस भेजे थे, जिन्हें रद्द करने की मांग करते हुए अनुष्का शर्मा ने भी याचिका दाखिल कर दी। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स को चुकाने की मांग करते हुए अनुष्का शर्मा को दोनों नोटिस भेजे थे। अनुष्का की याचिका पर कोर्ट ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। उधर कोलंबिया के रोसिस में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। वहां यह घटना 4 दिन पहले घटी थी, लेकिन उससे मची तबाही के निशान हर बीतते दिन के साथ पहले से गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि रोसिस में पहाड़ खिसकने से हाईवे का करीब 1 किलोमीटर का हिस्सा ठप हो गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि थोड़ा बहुत मलबा पहाड़ से नहीं गिरा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर और कुछ दूसरी चीजें भी सड़क पर आकर गिर गईं, जिस वजह से कई लोग वहां फंस गए। ऐसे में वहां के प्रशासन ने फौरन राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोलंबिया की वायुसेना की भी मदद ली गई, जिसके हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की जान बचाने के काम को आगे बढ़ाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि राहत बचाव की टीम से एक कर्मचारी रस्सी के जरिए नीचे गया और फिर एक एक कर वहां से लोगों को ऊपर खींचा गया। बाद में उन्हें खाने पीने का सामान देकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पहाड़ खिसका उस रास्ते को खोलने में 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हुई बारिश ने वहां के हालात बिगाड़ कर रख दिए। इधर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बेटियों को ट्रोल करने वालों की दिल्ली महिला आयोग ने शिकंजा कसा। इस मामले में महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बेटियों को ट्रोल करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अभद्र टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच परमाणु बमों पर पाकिस्तान का तस्करी वाला खेल एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। लंदन पहुंचे एक प्लेन की जब जांच हुई तो एक पैकेज में यूरेनियम मिल गया। यूरेनियम ब्रिटेन में मौजूद ईरान की एक फर्म के पास पहुंचने वाला था, जबकि इसे पाकिस्तान से भेजा गया था। मतलब यह कि पाकिस्तान में बैठे किसी शख्स ने यह पैकेज लंदन भेजा, जबकि प्लेन से मिला यूरेनियम कई किलो बताया गया। मतलब यह कि एक परमाणु बम बनाने के लिए यह यूरेनियम काफी था। इसीलिए ब्रिटेन की जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। फौरन मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये प्लेन ओमान होते हुए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा था। पैकेज में कुछ दूसरे मेटल के बीच यूरेनियम को छिपाया गया था। सबसे हैरानी की बात यह कि यह पैकेज लंदन में मौजूद ईरान की एक फर्म तक पहुंचना था। इसीलिए आशंका जताई जाने लगी कि यह यूरेनियम गुपचुप तरीके से ईरान पहुंचाने की तैयारी थी, जिसके बाद ब्रिटेन की जांच एजेंसियों ने यूरेनियम को सीज कर दिया और जांच शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में बुरी तरह फंस गया, क्योंकि पाकिस्तान को भारत तो पहले से ही गैर जिम्मेदार परमाणु ताकत कहता रहा है। अब वो अमेरिका के भी निशाने पर आ गया।
आशंका जताई जाने लगी कि यूरेनियम भेजकर पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा था। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के हाथ परमाणु बम लग जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पिछले कुछ महीनों में अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की दोस्ती के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को भी नाराज कर लिया। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती निभा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम देश होने के नाते ईरान से वफादारी भी निभा रहा है। लेकिन इस बार अगर जांच में पाकिस्तान फंस गया तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध तक लगाए जा सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने यूक्रेन में अपने कमांडर को हटा दिया। बताया गया कि पुतिन यूक्रेन जंग में हो रहे नुकसान से नाराज थे और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए उन्होंने यूक्रेन में सेना के कमांडर को हटाने का फैसला लिया। दावा है कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है वहां भी रूसी फौज को यूक्रेन के हमलों में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए पुतिन ने सर्गेई सुरोविकिन को उनके पद से हटा दिया। सर्गेई को पुतिन ने 3 महीने पहले ही यूक्रेन में सेना के कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद दावा है कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन खबर है कि खैरसोन से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद से ही पुतिन सर्गेई सुरोविकिन पर आग बबूला हो गए थे, क्योंकि उन्हें जंग में मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। और दावा है कि अब इसीलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद को यूक्रेन पर फतह की जिम्मेदारी सौंप दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब जनरल वलेरी गेरासिमोव यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर होंगे। लेकिन खबर है कि वलेरी गेरासिमोव से यूक्रेन अभी से अलर्ट हो गया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। जनरल वलेरी गेरासिमोव 2012 से रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन्हें पुतिन का काफी करीबी माना जाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वलेरी गेरासिमोव को यूक्रेन फतह की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन को रूस की सत्ता का अगला दावेदार कहा जा रहा है। यही नहीं, एक दिन पहले ही वैगनर ग्रुप ने बखमूत के एक बड़े इलाके पर कब्जे का भी दावा किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप अब धीरे धीरे पुतिन के खिलाफ ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना से हथियार और दूसरी चीजें न मिलने पर नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि इसीलिए पुतिन अब अलर्ट हो गए और उन्होंने अपने सबसे करीबी को यूक्रेन पर कहर बरपाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इधर पंजाब के पठानकोट में एक बार फिर सांसद सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर नजर आए। कुछ गुस्साए लोगों ने उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और सांसद बनने के बाद सनी देओल के विकास के कामों में दिलचस्पी नहीं दिखाने की बात कही। आरोप है कि दिसंबर 2021 में सड़क का शिलान्यास करने के बावजूद आज तक काम पूरा नहीं हुआ। बहुत ही माड़ा हाल है सड़क का। 2019 में सनी देओल ने गुरदासपुर सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। इस बीच न्यूज़ 18 के हाथ लगे एक एक्सक्लूसिव वीडियो में तालिबान कभी ना पूरा होने वाला एक सपना देखते नजर आए। इस वीडियो में तालिबान 2029 तक आधे भारत पर कब्जा करने का दावा करते दिखाई दिए। और न्यूज़ 18 को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में उन्होंने 2035 तक पूरे भारत पर अपना कब्जा दिखा दिया। न्यूज़ 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव वीडियो में एक तरफ पूरी दुनिया का नक्शा बनाया गया, जबकि उसके बगल में तारीख लिखी दिखाई दी। वीडियो में जैसे जैसे तारीख बदलती दिखी, तालिबान दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा करते दिखाए गए। वीडियो की शुरुआत में ही 2029 तक भारत के आधे हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल दिखाया गया, जबकि 2035 तक पूरे भारत पर उनके कब्जे का दावा किया गया। इसके साथ ही तालिबान चीन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इजराइल और रूस तक फैलते दिखाए गए। इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो में 2070 तक करीब आधी दुनिया पर तालिबान के कब्जे का दावा किया गया। हालांकि इस वीडियो में किसी भी जगह पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, जबकि दुनिया के 12 से ज्यादा देशों के नाम इसमें शामिल किए गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई, क्योंकि न्यूज़ 18 के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में तालिबानी लड़ाकों की ताकत को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि तालिबान के लड़ाके जिस जगह धावा बोलेंगे वो जगह उनकी हो जाएगी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो युवाओं को गुमराह करने के लिए बनाया गया, ताकि वो इससे प्रभावित होकर तालिबान के रास्ते पर चल पड़े। वीडियो के सामने आते ही खुफिया एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि इसे किस आतंकी संगठन ने बनाया, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। उधर हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आए। धमाका इतना तेज था कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। बच्चे थे और 2 मियां भी बहुत है, पति पत्नी थे। बताया गया कि सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से धमाका हुआ और आग लग गई। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल और बिहार में भी वंदे भारत पर पथराव हुआ था।
और इस बार इसे विशाखापट्टनम में निशाना बनाया गया, जिसमें ट्रेन की 2 खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस मामले में कुछ संदिग्धों की पहचान की गई। Request people with folded hands not to destroy railway property. आंध्र प्रदेश में इसी ट्रेन को प्रधानमंत्री 15 जनवरी को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई गांवों में आतंक से लोहा लेने के लिए अब महिलाएं भी आगे आ गई। वहां सेना और पुलिस के जवान मिलकर लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि घाटी से आतंकवाद का सफाया किया जा सके। जम्मू कश्मीर के डांगरी में इसके लिए कई महिलाएं आगे आईं और विलेज डिफेंस कमेटी में शामिल होकर उन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। डांगरी की महिलाएं अपने देश के लिए लड़ेंगी, दुश्मन के आगे नहीं झुकेंगी। ऐसी एक तस्वीर पुंछ से भी सामने आई। वहाँ तो कई लोग हाथों में बंदूक लिए अपने गांव की पहरेदारी करते नजर आए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। आर्मी, पुलिस, वीडीसी मिलकर पूरे गांव को सर्च करते हैं। इसके अलावा डोडा में सेना के जवान गांव के लोगों को बाकायदा मिलिट्री की तर्ज पर ट्रेनिंग देते दिखाई दिए। वहां गांव के लोगों को दुश्मन के ठिकानों पर छिपकर गोलियां बरसाने की तकनीक भी सिखाई गई, ताकि आतंकियों के हमले से निपटने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा सके। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी में 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने उनके घर, दफ्तर और फैक्ट्री में छापेमारी की। और खबर है कि जाकिर हुसैन के एक दफ्तर से ही 9 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए, जिसके बाद जाकिर हुसैन ने दलील दी कि अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उन्होंने ये पैसे रखे थे। धानेर वाला समस्त चाषीरा कैसे पेमेंट नहीं, कैसे छाड़ा कोनो धान बेचते चाइना। जाकिर हुसैन ममता सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बीच चीन ने अफ्रीकी देशों में हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी। यही नहीं, उसने कई अफ्रीकी देशों में पैसे लेकर प्राइवेट आर्मी भी तैनात कर दी। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था रैंड कॉर्पोरेशन ने की और दावा किया कि अफ्रीकी देशों में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे चीन अफ्रीकी देशों में अपने पैर पसार रहा है, जिसके लिए वो उन्हें सस्ते हथियार और प्राइवेट आर्मी दे रहा है। चीन की प्राइवेट आर्मी वैसी ही है जैसे रूस का वैगनर ग्रुप, क्योंकि इस आर्मी में भी किराए के सैनिक होते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद इतना खूंखार बना दिया जाता है कि दुश्मन के होश उड़ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिसर्च करने वाली अमेरिका की संस्था रैंड कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि चीन ने अफ्रीका के करीब 17 देशों को सस्ते हथियार बेचे हैं और 15 देशों से पैसे लेकर वहां प्राइवेट आर्मी तैनात की है। और जो रूस के लिए परेशानी वाली बात, क्योंकि चीन जिन देशों को सस्ते दाम पर हथियार बेच रहा है वो अब तक रूस से हथियार खरीदा करते थे। और इसीलिए ये रूस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चीन ने उन अफ्रीकी देशों में घुसना शुरू कर दिया जो रूस से हथियार खरीदते थे। यूक्रेन जंग की वजह से रूस के हथियारों के खरीदार वैसे ही घट गए हैं और अब उसका दोस्त ही उसके हथियारों के ग्राहकों को हथिया रहा है। रैंड कॉर्पोरेशन ने अपनी रिसर्च में इसका भी सबूत दिया और दावा किया कि अफ्रीका में ऐसे 10 देश हैं जो रूस से हथियार और प्राइवेट आर्मी दोनों खरीदते हैं, जबकि चीन ने 7 अफ्रीकी देशों से ऐसी ही डील की है, जबकि अंगोला और सूडान समेत 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन और रूस दोनों से डील की, जिसका सीधा मतलब है कि अफ्रीका में चीन रूस के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। रैंड कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि चीन अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और सस्ते हथियारों का निर्यात उसके इसी प्लान का हिस्सा है, क्योंकि वो जिन देशों में अपने हथियार बेचता है वहां के नेता लेन देन में शामिल होते हैं। इसके अलावा वहां अधिकारियों और राजनयिकों से भी बातचीत होती है, जिनके जरिए चीन अपनी सोच को अफ्रीका में फैला रहा है। यही नहीं, रैंड कॉर्पोरेशन ने यह दावा किया कि चीन की प्राइवेट आर्मी के लोग वहां उनके हितों की रक्षा करते हैं। यानी चीन अफ्रीका में रूस की जड़ें इसलिए काट रहा है क्योंकि वो अफ्रीकी देशों का वैसा ही हाल करना चाहता है जैसा उसने श्रीलंका और पाकिस्तान का किया। या यूं कहें कि चीन अफ्रीका को अपना गुलाम बनाना चाहता है और इसीलिए वो वहां सस्ते हथियार बेचने के बहाने घुसपैठ कर रहा है। इधर बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका दायर की गई। इससे पहले भी कुछ याचिकाएं दायर कर जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की जा चुकी है और अब जो याचिका दाखिल की गई उसमें भी जातिगत जनगणना को असंवैधानिक बताया गया। याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग भी की गई। अब इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। उधर चंडीगढ़ में कुछ बदमाशों को गोलीबारी में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह बाल बाल बच गए। बताया गया कि अमनजोत सिंह वहां के एक इलाके में उन बदमाशों को पकड़ने पहुंचे, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह बाल बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि इस घटना में उसने दिलदीप और शिवा नाम के 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, जबकि गगन जज नाम का उनका साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इधर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान अंपायर अलीम डार भड़क गए। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के फील्डर ने गलती से उनके पैर पर गेंद मार दी, जिससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हाथ में पकड़ी गेंदबाज की जर्सी को जमीन पर दे मारा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पाकिस्तानी फील्डर मोहम्मद वसीम जूनियर गेंदबाज की तरफ गेंद फेंकते नजर आए, लेकिन गेंद हारिस रऊफ के हाथों में जाने के बजाय सीधा अलीम डार के पैर में जाकर लगी, जिससे वो भड़क गए। हालांकि उन्हें बॉल लगते ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद वसीम जूनियर को सावधानी से गेंद फेंकने का इशारा किया।
वहीं पाकिस्तान का एक खिलाड़ी उनके पैर को हाथ से रगड़ता दिखा ताकि अलीम डार को थोड़ी राहत मिल सके। इस बीच चीन के ग्वांगझो शहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कार कई लोगों को रौंदती दिखाई दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई क्योंकि बेकाबू कार लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। सामने आए वीडियो में वो कार रेड लाइट पर खड़ी नजर आई, जबकि कई लोग सड़क पार करते दिखाई दिए। लेकिन इससे पहले कि वो सड़क को पार कर पाते, कार सवार उन्हें रौंदता हुआ आगे बढ़ गया, जिसके बाद कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार के नीचे आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। ये वीडियो चीन के ग्वांगझो शहर का बताया गया। उधर तुर्की की अफ्रीकी देश लिबिया से हुई तेल और गैस डील पर उसे ऐसा तगड़ा झटका लगा कि वो आग बबूला है। लेकिन ग्रीस और मिस्र जैसे उसके दुश्मन खुशी से फूले नहीं समा रहे। पिछले साल अक्टूबर में तुर्की ने लिबिया के साथ ये डील की थी, लेकिन लिबिया की एक अदालत ने उसे सस्पेंड कर दिया। और तुर्की शांत बैठने वालों में नहीं है। ये तय है कि वो लावे की तरह फूटेगा, क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से तेल और गैस सोने जैसे कीमती हो गए हैं। तुर्की ने भूमध्य सागर से तेल और गैस निकालने के लिए लिबिया के साथ करार किया था। तुर्की का कहना है कि समंदर के जिस इलाके के लिए डील हुई उस पर उसका और लिबिया का हक है, लेकिन मिस्र और ग्रीस भी उस हिस्से को अपना बताते हैं। अब ग्रीस और मिस्र तुर्की की अपने दोनों ही पड़ोसियों से नहीं बनती, और डील होने के बाद से ही दोनों तुर्की पर भड़के हुए थे। इस डील से तुर्की तेल और गैस का किंग बनने की प्लानिंग में है, लेकिन लिबिया की कोर्ट के फैसले ने उसमें रोड़ा अटका दिया। मगर ग्रीस और मिस्र की तो बांछें खिल गई। हालांकि लिबिया की सरकार अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। इधर दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी से पहले जहांगीरपुरी इलाके से 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि वो दोनों दिल्ली में किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिनमें एक आरोपी का कनेक्शन कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला से बताया गया, जिसे 3 दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था। बताया गया कि पुलिस ने दोनों संदिग्धों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए। इस बीच जयपुर में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम के कई ठिकानों पर छापेमारी की। अरविंद मायाराम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार हैं, जिनके खिलाफ धोखाधड़ी के एक केस में सीबीआई ने यह कार्रवाई की। जांच एजेंसी के मुताबिक ये मामला 2017 में करेंसी प्रिंटिंग से जुड़े टेंडर में 1688 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया। परवेज इलाही को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का समर्थन मिला है, और उसी के समर्थन से पीएमएलक्यू के नेता परवेज इलाही को विश्वास मत हासिल करने के लिए जरूरी 186 वोट मिल गए। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया, लेकिन सदन की कार्यवाही चलती रही। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व में विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार किया और विश्वास मत की प्रक्रिया को अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया। इधर बेंगलुरु में सड़क के गड्ढे की वजह से एक महिला एक ट्रक की चपेट में आ गई। बताया गया कि हादसे के वक्त वो महिला अपने स्कूटर पर सवार थी और सड़क पर बने गड्ढे से बचने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया। बताया गया कि संतुलन बिगड़ने से वो सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। इस घटना में उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सैनिक यूक्रेन के जवानों को सामने से गोली मारता दिखाई दिया। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है ये पता नहीं चल सका, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला जो वीडियो सामने आया उसमें वो सैनिक यूक्रेन के 2 जवानों को गोलियों से भूनता नजर आया। दावा है कि ये रूस का जवान था जिसने यूक्रेन के सैनिकों से पहले सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वो इसके लिए तैयार हुए उसने उन्हें गोली मार दी। ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन सामने आए वीडियो में रूस और यूक्रेन के जवान किसी जंगल में एक दूसरे पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। इधर उत्तर प्रदेश बरेली में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को खदेड़ती नजर आई, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 पक्षों में रात के वक्त हुई फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई। 3 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है। तनाव की वजह से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उधर हरियाणा में अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन की दीवार फांदने की कोशिश करने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आरोपी से पुलिस ने काफी देर तक पूछताछ की, जिसमें पता चला कि उसका नाम रामू है और वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। एयरफोर्स अधिकारियों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसमें एफआईआर दर्ज कर दी है। आरोपी से पुलिस को एक रस्सी बरामद हुई, जिसके जरिए वो देर रात दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था। इस बीच भुखमरी की कगार पर खड़े पाकिस्तान में अब आटे की तस्करी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बढ़ती महंगाई की वजह से वहां पिछले कई दिनों से लोग एक बोरी आटे के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं, और कई जगहों पर तो आटे की एक बोरी मारपीट की वजह भी बन गई। पाकिस्तान के एक शहर से सामने आई तस्वीर में दिखा कि जैसे ही प्रशासन की तरफ से आटे की बोरियां पहुंचाई गईं, वहां मौजूद लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वो एक दूसरे को न सिर्फ धक्का देने लगे बल्कि नाली में भी गिराने लगे।
इसी वजह से कई शहरों में आटे की बोरियों को लोगों से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा। हालांकि कई दिनों से भूखे लोगों को बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों का जरा भी डर नहीं लगा। वो उनसे बोरियां छीनने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन पर लाठियां बरसा दी। लेकिन लाठी खाकर भी लोग टस से मस नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग गरीबी की वजह से बाजार से आटे की बोरियां नहीं खरीद सकते, जबकि सब्सिडी पर मिलने वाला आटा आसानी से नहीं मिल रहा। और इसी बीच पाकिस्तान के एक इलाके से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। इन तस्वीरों में दिखा कि आटे की हजारों बोरियों को अलग अलग गाड़ियों से अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। आरोप है कि आटे की बोरियों की पहले अफगानिस्तान में तस्करी हो रही है और फिर उसी आटे को पाकिस्तान में लाकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए पार कर गई है। आटे के अलावा वहां के एक शहर में बिरयानी के लिए भी लोग एक दूसरे से भिड़ गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि एक प्लेट बिरयानी लेने के लिए कई लोग मारपीट करने लगे। इधर जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया। एसडीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई और इमारतों से काफी दूर तक का इलाका खाली करा लिया गया ताकि किसी भी हादसे से निपटा जा सके। 3 दिन से जोशीमठ में इमारतों को गिराने के प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन जोशीमठ के लोगों और होटल मालिकों की नाराजगी दूर करने में सरकार को लंबा वक्त लग गया। फिलहाल यहाँ अगर कहें तो इस प्रोसेस को ये पूरी तरीके से प्रोसेस शुरू हो गई। क्रेन अब पोल को यहाँ से खींच रही है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ में जमे रहे। उन्होंने कई खतरनाक इमारतों का हाल देखा तो उन राहत शिविरों में भी पहुंचे जहां लोगों को बसाया गया है। दूसरी तरफ जोशीमठ में खतरनाक इमारतों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। कई सरकारी इमारतों की दीवारों में भी दरारें आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से सरकार की चुनौती बढ़ गई। सरकारी एजेंसियां अब ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी कर रही हैं। दूसरी तरफ जोशीमठ के लोग अब अपने घर का सामान ट्रकों में भरकर निकाल रहे हैं। जोशीमठ में न्यूज 18 की टीम एक ऐसे घर पहुंची जहां 1 महीने बाद बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन अब घर बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। सडनली हो रहा है अचानक, तो इस वजह से तो हम लोगों ने अभी कोई प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो घर के ऊपर है कि घर को किस तरह से बचाया जाए। हालांकि सरकार का दावा है कि वो लोगों को फिर से बसाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। इस बीच जोशीमठ की तरह ही उत्तराखंड से 82 से भी लोगों के घरों में दरारें पड़ने की शिकायत सामने आई। वहां अटाली गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि ये सब वहां बनाई जा रही नई रेलवे लाइन की वजह से हुआ, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि रेलवे की तरफ से की गई खुदाई से कई इलाकों में पहाड़ दरके और वहां बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। हजारों ट्रक लाखों ट्रक मिट्टी चलेगी आगे से तो जमीन नीचे जाएगी, बाकी क्या होगा। जहां रेल लाइन का काम जारी था वहां तो इतने गहरे गड्ढे हो गए कि कई मीटर दूर से भी साफ नजर आए। जो जमीन है वो धंस गई है, लगभग 3 फीट तक जमीन धंसी है। बताया गया कि रेलवे ने एहतियातन यहां लोगों के जाने पर रोक लगा दी ताकि कोई हादसा न हो जाए। लेकिन गांव के लोगों को अब उन घरों में भी डर लगने लगा है जिनमें वो सालों से रह रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेल लाइन बिछाने के काम की वजह से उनके घरों की दीवारें अब टूटने लगी। और जब न्यूज 18 की टीम अटाली गांव पहुंची तो हमने उन घरों की हालत भी देखी जहां लगातार दरारें बढ़ने का दावा किया गया। सीढ़ी अलग हो रही है, जो ये गैप है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि रेलवे का दावा है कि निर्माण कार्य में लगी मशीनों की वजह से आसपास के कुछ घरों को बस मामूली नुकसान पहुंचा, जिनकी मरम्मत रेल लाइन का काम पूरा होते ही कर दी जाएगी। इधर दिल्ली के पास नोएडा में बनने वाले 2 कफ सिरप पर WHO ने बैन लगा दिया। आरोप है कि इनके इस्तेमाल के बाद उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद WHO ने मैरियन बायोटेक नाम की दवा बनाने वाली कंपनी के डॉकवन मैक्स समेत एक और कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। WHO के मुताबिक कंपनी इन दोनों की सुरक्षा की गारंटी लेने में नाकाम साबित हुई, जिसके बाद इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया। उधर खबर है कि रूस अपनी सेना को सुपर पावर बनाने में जुटा है। पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की सेना से कड़ी टक्कर मिलने के बाद रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि वो अपने देश की फौज के बेड़े में आधुनिक हथियार बढ़ाएंगे, जिनमें एडवांस तकनीक से लैस ड्रोन को भी शामिल करने का प्लान है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर रूस के लिए कब्जे की लड़ाई इतनी आसान नहीं रही। कई मौकों पर जेलेंस्की के फौजियों ने रूसी सैनिकों को ऐसी मात दी कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऐसे में पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को आदेश दिया था कि वो उन्हें एक रिपोर्ट सौंपे जिसमें बारीकी से इस बात की जानकारी दी हो कि जंग में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल कब और कैसे हुआ। साथ ही उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री से अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए सुझाव भी मांगा था। और ये सब तब शुरू हुआ जब जंग के मैदान में रूस को कई जगहों पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसे में रूस के मीडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि इस साल रूस की सेना के बेड़े में किन आधुनिक हथियारों को जोड़ा जाएगा।
जिनमें किंजल और जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल बताई गई। इन दोनों मिसाइलों ने बीते दिनों यूक्रेन के खिलाफ जमकर तबाही मचाई और यूक्रेन की सेना को धूल चटाकर रख दी। खबर है कि इनके अलावा रूसी नौसेना के बेड़े में 4 सबमरीन और 12 युद्धपोतों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इस साल में रूस के पास ताकतवर बॉम्बर की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। बताया जा रहा है कि अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रूस का परमाणु पनडुब्बी पर भी काम करते रहने का प्लान है। इस बीच फ्रांस की सरकार अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी में है। रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 64 साल किया जा सकता है, जो अभी 62 साल का है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया और जानकारी दी ये योजना 2030 तक लागू हो सकती है। हालांकि सरकार के इस फैसले से फ्रांस के कई मजदूर संगठनों के नाराज होने की खबरें हैं। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक दिन पहले हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 40 लोग घायल भी हुए। ये धमाका विदेश मंत्रालय के दफ्तर के पास हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनमें एक ने हमलावर को देखने का दावा किया। इस बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तान के एक सैनिक की ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया। वहां के लोग लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तान ने सैनिकों को मोर्चे पर उतारा है। जिनके जुल्म का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक जवान लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। ये वीडियो साहिर बलोच नाम की एक महिला ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान का एक सैनिक अपने साथी से हथियार छीनता नजर आया। हथियार मिलते ही वो अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का यह कोई नया वीडियो नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने TTP के आतंकियों को पाकिस्तान में बसाने की तैयारी कर ली थी। माना जा रहा है कि TTP से इमरान की यह हमदर्दी उनके गले की हड्डी बन सकती है और उन्होंने TTP के आतंकियों को अपने यहां बसाने की इमरान खान की योजना पर पानी फेर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार TTP के लड़ाके उनके इलाके में बस गए तो फिर वो नासूर बन जाएंगे। लेकिन इमरान खान के इरादे तो कुछ और ही थे। उनके मुताबिक वो न केवल TTP के आतंकियों को बसाना चाहते थे, बल्कि उनके परिवार वालों को 35-35 हजार रुपए भी देना चाहते थे। इतना ही नहीं, इमरान खान ने तालिबान की सरकार की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें पाकिस्तान में और बढ़ सकती हैं। इमरान खान पहले से ही शहबाज शरीफ सरकार के निशाने पर है और अब TTP के आतंकियों से उनकी हमदर्दी सामने आने के बाद आने वाले दिन इमरान खान के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में कई मकानों में दरार पड़ने से दहशत फैल गई। लोगों का आरोप है कि गैस पाइपलाइन का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब उसमें पानी भर गया और लोगों के घरों में दरार पड़ रही है। हर दीवार डैमेज है, हर जो है फर्श मेरा बैठा हुआ है। लोगों ने नगर पालिका और गैस पाइपलाइन के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद नगर पालिका के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। उधर कोलकाता में एक बाजार में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर कई दुकानें राख हो गई। आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई दुकानें लपटों के बीच घिरी नजर आईं। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया। आसमान छू लेने वाली लपटों ने दुकानों में रखी चीजों को जलाकर राख कर दिया। बाजार में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, उसने वहां पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया। दमकल कर्मी आग की तेज लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियों को लगाना पड़ गया। गनीमत यह रही कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी भीषण आग में किसी की जान नहीं गई। इस बीच खबर है कि जर्मनी पर अमेरिका और यूके दबाव बना रहे हैं कि वो अपने आधुनिक लेपर्ड 2 टैंकों को रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन भेजे, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की सेना के लिए तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जर्मनी के इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर लगे करीब 450 मिलीमीटर तक के कवच को भेदने का दम रखते हैं। साथ ही दावा है कि ये रूसी सेना के T-72 टैंकों को करीब 2 किलोमीटर दूर से ही गोला दाग कर तबाह कर सकते हैं, जबकि उसके T-62 टैंक तो 4 किलोमीटर दूर रहकर भी इनके हमले से नहीं बच सकते। इसीलिए पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मनी के इन लेपर्ड 2 टैंकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतारा जाए, लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार देने से मना करने पर चांसलर ओलाफ शोल्ज घिर गए। चांसलर के मुताबिक जर्मनी अपनी सेना के बहुत से हथियार पहले ही यूक्रेन को दे चुका है, जिसके बाद अब लेपर्ड 2 टैंक को यूक्रेन को दिया जाना मुमकिन नहीं है। हालांकि यूके के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टैंकों की सप्लाई पर यूक्रेन से बातचीत जारी है, और अगर ऐसा हो जाता है तो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से आने वाले वक्त में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं कि यूक्रेन को कितने टैंक दिए जाएंगे और उनकी सप्लाई कब तक होगी। वहीं पोलैंड और फिनलैंड पहले ही ये कह चुके हैं कि वो जर्मनी से खरीदे कुछ लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन को देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें इस पर जर्मनी से मंजूरी मिलने का इंतजार है।
क्योंकि जर्मनी इन टैंकों के निर्यात का लाइसेंस अपने पास रखता है, लेकिन जर्मनी का भी इन टैंकों को यूक्रेन भेजने का कोई प्लान नहीं है। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुत्तों के मुद्दे पर 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों महिलाएं रात के वक्त एक दूसरे से हाथापाई करती नजर आईं, जिसके बाद सड़क पर भीड़ जमा हो गई, जिनमें कुछ लोग मारपीट का वीडियो बनाते दिखे। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। मारपीट का ये मामला गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां आवारा कुत्तों को बाहर निकालने पर देर रात झगड़ा हुआ। उधर बिहार के चंपारण में घने कोहरे की वजह से तेल का एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद वहां तेल लूटने की होड़ मच गई और वहां भारी संख्या में लोग तेल लूटते नजर आए। कड़ाके की ठंड का असर भी लोगों पर नहीं पड़ा। हाथों में बाल्टी और डिब्बे लिए लोग खेतों की तरफ जाते दिखाई दिए। बहुत नुकसान हुआ है, जो कि गांव वाले उठा कर ले गए हैं तेल को। बाद में मशीन की मदद से टैंकर को सीधा कर वहां से रवाना किया गया। इस बीच अमेरिका की नौसेना ने ईरान के बगल में एकदम हाईटेक ड्रिल करके उसे चेतावनी दी। अमेरिका ने यह सैन्य अभ्यास फारस की खाड़ी में किया, जहां उसने अपने अनमैन्ड यानी इंसान की मदद के बिना चलने वाले सिस्टमों के साथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दिखाया। क्योंकि पिछले साल सितंबर में ईरान की नौसेना ने अमेरिका के 2 अनमैन्ड सर्विस व्हीकल सेलड्रोन एक्सप्लोरर को जब्त कर लिया था। नाव की तरह दिखने वाला सेलड्रोन एक्सप्लोरर ऐसे सेंसरों से लैस है जिनकी मदद से वो समंदर का डेटा जुटाता है। इंसान के बिना काम करने वाले ऐसे अहम सिस्टम को ईरान ने अपने पास रख लिया था। हालांकि अमेरिका ने अपने जंगी जहाज को भेजकर सेलड्रोन एक्सप्लोरर को ईरान से वापस हासिल कर लिया था, लेकिन उस घटना के बाद अमेरिका को इंसान के बिना काम करने वाले सिस्टमों की कमजोरी समझ में आ गई। इसी वजह से इस बार ड्रिल के वक्त उसने अनमैन्ड सिस्टम के साथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उनकी कमजोरी दूर भगाने की कोशिश की। इधर दिल्ली के मंगोलपुरी में एक महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को एक कब्रिस्तान में दफनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने नांगलोई इलाके में मौजूद उस कब्रिस्तान के केयर टेकर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिस पर आरोप है कि उसने आरोपियों से 5,000 रुपए लेकर उन्हें उस महिला का शव दफनाने दिया था। पुलिस के मुताबिक यह महिला ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी, जिसने इन आरोपियों को भी पैसे दिए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो लोग उसे वो रकम लौटाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन पर उस महिला की हत्या का आरोप लगा। अपने कमरे पे ले जाके महिला के मुंह को तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। ये महिला 2 जनवरी से गायब थी, जिसका शव अब मिला। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि वो इस साल अपने सभी इलाकों से रूसी सेना को खदेड़कर ये जंग जीत लेगा। इसके लिए यूक्रेन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर दी, लेकिन इस बार यूक्रेन ने अपने मददगार देशों से चुनिंदा हथियार ही मांगे। यूक्रेन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से घातक मिसाइलों की डिमांड की। उसके मुताबिक लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलें उसकी फौज का काम आसान कर देंगी। दावा है कि अगर यूक्रेन को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मिल जाएं, तो वो कई इलाकों से पुतिन के सैनिकों को खदेड़ सकता है। यूक्रेन इन मिसाइलों से अलग अलग इलाकों में भारी मात्रा में रूसी सेना के हथियारों को तबाह करने की फिराक में है। बताया गया कि यूक्रेन अमेरिका पर MGM-140 मिसाइल देने के लिए दबाव बना रहा है, जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूर तक अपने टारगेट को भेज सकती है। इधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बालटाल के पास अचानक बर्फ की चट्टानें खिसकने से दहशत मच गई और फिर जैसे ही पहाड़ों से बर्फ का बड़ा हिस्सा आकर जमीन पर गिरा, वहां सफेद धुआं फैल गया, जो इतना भयानक था कि देखने वालों के होश उड़ गए। जैसे ही बर्फ का रेला जमीन तक पहुंचा, पूरा इलाका सफेद धुएं के गुबार में गुम हो गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद की गई तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी सील हो सकता है। केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार पर 99 करोड़ रुपए सरकारी फंड से खर्च करने का आरोप है। नोटिस जारी होते ही बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब। केजरीवाल पर हमला हुआ तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के प्रचार का मुद्दा उठा दिया। इस बीच खबर है कि अपनी सेना के हवाई अड्डों को यूक्रेन से बचाने के लिए रूस ने तगड़ी तैयारी कर ली। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने अपने एंजल्स एयरबेस से बम गिराने वाले विमान भी कम कर दिए हैं, जो जितने बॉमर वहां हैं उनकी हिफाजत के लिए एयरबेस पर खास तरह के बैरियर खड़े कर दिए गए हैं। क्योंकि पिछले महीने रूस के इसी एंजल्स एयरबेस पर ड्रोन से हमले हुए थे। उन हमलों को रूस ने यूक्रेन की साजिश बताया था। रूस का एंजल्स एयरबेस उसके TU-95 और TU-160 परमाणु बॉमरों का अड्डा है और ड्रोन अटैक में उसका एक TU-95 बॉमर तो बुरी तरह बर्बाद भी हो गया था। हमले से पहले इस बेस पर करीब 2 दर्जन विमान हुआ करते थे, लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उनमें वहां महज 6 बॉमर ही नजर आए, 2 TU-160 और 4 TU-95 विमान। इतना ही नहीं, एयरबेस की सुरक्षा के लिए वहां खास तरह के ढांचे भी बने दिखे, ताकि अगर अब की बार वहां कोई ड्रोन, बम या मिसाइल गिरे तो विमानों को धमाकों से बचाया जा सके।
क्योंकि Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर रूस के लिए बेहद अहम है। रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के लिए इन दोनों विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से रूस जंग की शुरुआत से ही बार बार परमाणु बम चलाने की भी धमकी दे रहा है। ऐसे में अगर परमाणु बम गिराने वाले Tu-95 और Tu-160 जैसे बॉम्बर ही नहीं बचेंगे तो रूस के ताकतवर से ताकतवर परमाणु बम धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए रूस अपने बॉम्बरों पर एक खरोंच आने तक का जोखिम नहीं उठा सकता। शायद इसीलिए सैटेलाइट तस्वीरों में उसके एयरबेस पर कम बॉम्बर नजर आए। जिसके बाद इसी महीने की शुरुआत में यूक्रेन का किया वो दावा पुख्ता होता दिखा जिसमें उसने कहा था कि उससे डरकर पुतिन ने एंजिल्स एयरबेस से अपने परमाणु बॉम्बरों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन के हमलों की आंच रूस के परमाणु बॉम्बरों तक पहुंचे भी ना। रूस का एंजिल्स एयरबेस उसके सरातव प्रांत में है। यूक्रेन से एंजिल्स बेस की दूरी ज्यादा नहीं है, दोनों के बीच महज 600 किलोमीटर का फासला है। मतलब यूक्रेन के लिए रूस के इस हवाई अड्डे को निशाना बनाना मुश्किल नहीं। और फिर दिसंबर में एयरबेस पर हमला हो भी गया था, लेकिन हमले के करीब एक महीने बाद कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने एंजिल्स एयरबेस से अपने कम से कम 6 Tu-95 परमाणु बॉम्बर शिफ्ट कर दिए हैं। कहा गया कि रूस ने Tu-95 परमाणु बॉम्बरों को अपने अमूर प्रांत के एक एयरबेस पर भेज दिया है जो कि उसके एकदम पूर्व में है और रूस के अमूर का एयरबेस यूक्रेन की सीमा से 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इधर सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 6 और YouTube चैनलों को बैन कर दिया। आरोप है कि ये YouTube चैनल लोगों को फर्जी खबरें दिखा रहे थे, जिनके 100 से ज्यादा वीडियो की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि उन सभी वीडियो में दिखाई गई खबरें फर्जी हैं। जिसके बाद सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन 6 YouTube चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बैन कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेन जंग पर डोनेस्क प्रांत में रूस की फौज को बड़ा झटका लगने की खबर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की फौज की एक टुकड़ी पर बड़ा हमला किया। इस हमले से जुड़े हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। जमीन पर कुछ सैनिक भागते दौड़ते दिखे जिन पर आसमान से बम बरसाए गए। इस हमले में रूस के करीब 100 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खासतौर पर यह हमला इसलिए बड़ा है क्योंकि डोनेस्क में रूस की फौज का तगड़ा दबदबा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की फौज रूस को एक बड़ा झटका देने में कामयाब हो गई। दावा किया गया कि डोनेस्क प्रांत में सोलेदार नाम की जगह पर उसने रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस की फौज की एक टुकड़ी सोलेदार पर कब्जा करने के लिए पहुंची थी, लेकिन यूक्रेन की फौज ने पूरा जाल पहले से बिछा रखा था। ड्रोन के जरिए रूस के सैनिकों की हर हलचल को देखा जा रहा था। जैसे ही रूस के फौजी वहां पहुंचते दिखे, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलीबारी इतनी ताबड़तोड़ हुई कि रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई सैनिक जख्मी होकर गिरते भी दिखे, लेकिन यूक्रेन की फौज का ऑपरेशन यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि गोलीबारी के बाद आसमानी हमले शुरू हो गए। ऐसी बमबारी हुई कि किसी को जान बचाने का मौका नहीं मिला। जो भी सैनिक यहाँ वहां छिपे थे, आसमान से हुए ताबड़तोड़ हमलों में बच नहीं पाए। ये वीडियो खुद यूक्रेन की फौज ने जारी किया। दावा किया गया कि उन्होंने सोलेदार में रूस की फौज के 100 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को चेतावनी दी और दो टूक बोल दिया कि अगर उन्होंने हद पार की तो बुरा अंजाम होगा। नेतन्याहू की यह चेतावनी इजराइल के उत्तरी हिस्से में होने वाले युद्धाभ्यास से ठीक पहले आई, क्योंकि इजराइल का उत्तरी हिस्सा उसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जहां के गलीली और शिबा फार्म्स इलाके में इजराइल की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। यानी इजराइल की सेना ने उन इलाकों में अपनी ताकत दिखाई जो जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर से लगते हैं, जहां इजराइल की तोपों ने इतनी आग उगली कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। इजराइल का कहना है कि इस मिलिट्री ड्रिल की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी और इसका मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ड्रिल से ठीक पहले नेतन्याहू इजराइल के उत्तरी हिस्से के दौरे पर चले गए, जहां नेतन्याहू ने अपनी सेना और मिलिट्री ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया और ईरान और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को उनकी हद याद दिलाई, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि जिन लोगों को रेड लाइन याद नहीं, उन्हें हमारे सैन्य अभ्यास से वो याद आ जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया से लगी इजराइल की सीमा पर उनकी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान वहां से इजराइल में घुसपैठ की कोशिश करेगा और इजराइल ऐसा नहीं होने देगा। एक बार फिर से इजराइल की सत्ता संभालने वाले नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को भी बता दिया कि इजराइल उससे लड़ने के लिए तैयार है। वैसे इजराइल और लेबनान अब भी जंग लड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह ने सीमा पर करीब 1.5 लाख मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे खतरनाक हथियार तैनात किए हुए हैं, जिनसे निपटने के लिए इजराइल अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। उसकी सीरिया पर भी नजर है। इजराइल कहता है कि हिजबुल्लाह तक हथियार सीरिया के रास्ते आते हैं, क्योंकि ईरान की सेना ने सीरिया की सरकार की मदद के बहाने वहां कई ठिकाने बना रखे हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करके वो इजराइल को परेशान करने वाले हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता है और इसी वजह से इजराइल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। हालांकि उसने केवल इक्का दुक्का एयर स्ट्राइक करने की बात ही कबूल की है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि इजराइल ने पिछले कुछ सालों में सीरिया में सैकड़ों एयर स्ट्राइक की और हर बार उसके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने थे। खबर है कि इजराइल के हवाई हमलों से निपटने के लिए ईरान ने सीरिया में बड़ी तैयारी की है और वो वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है।
जो इजराइल की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देगा। हालांकि ईरान ने अब तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने सीरिया में बवार 373 मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर ली है। 300 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार कर सकती हैं और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी धूल चटा सकती हैं। यानी ईरान की बवार 373 मिसाइलों से इजराइल का F-35 विमान बर्बाद हो सकता है और इसी वजह से इजराइल अलर्ट पर है। उत्तरी इलाके में ड्रिल करके उसने ईरान को यह बताने की कोशिश की कि वो तैयार है और अगर ईरान अपनी हद भूला तो उसकी खैर नहीं। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 164 करोड़ रुपए वसूलने का नोटिस भेजा गया। उनको यह नोटिस एलजी के निर्देश पर दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार विभाग ने भेजा, जिसमें कहा गया कि अगर रकम 10 दिनों के भीतर। देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवेज के साथ जोड़ दिया। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़ें सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 14 जनवरी सुबह 10 बजे से। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अमेरिका में विमान सेवा पटरी पर लौटती नहीं दिख रही है। एक रोज पहले FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के बाद 1000 से ज्यादा उड़ानों को एक झटके में रोक दिया गया था, क्योंकि FAA जिस नोटैम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है उसमें अचानक गड़बड़ी आ गई। इस सिस्टम की मदद से उड़ान भर रहे विमान के पायलट को जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। उसे मौसम की जानकारी से लेकर रनवे पर बर्फ और पक्षी होने तक की जानकारी नोटैम ही देता है। लेकिन जैसे ही इस सिस्टम में खराबी आई, विमानों को जानकारी मिलनी बंद हो गई, जिसके बाद तुरंत अमेरिका की सभी उड़ानों को रोक दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सिस्टम की खराबी को दूर करने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी वहां परेशानी बरकरार है, क्योंकि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में लोग जगह जगह एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही विमान सेवा फिर से पूरी तरह बहाल हो जाएगी। लेकिन खबर है कि ऐसा होने में अभी 2 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है, जो किसी भी तरह एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक अमेरिका में सिस्टम में गड़बड़ी होने के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 1200 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया और 8500 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ी। और अगर ये परेशानी और 2 दिन तक जारी रही तो लोगों की मुसीबत बढ़नी तय है। इधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बालटाल के पास अचानक बर्फ की चट्टानें खिसकने से दहशत मच गई और फिर जैसे ही पहाड़ों से बर्फ का बड़ा हिस्सा आकर जमीन पर गिरा, वहां सफेद धुआं फैल गया, जो इतना भयानक था कि देखने वालों के होश उड़ गए। जैसे ही बर्फ का रेला जमीन तक पहुंचा, पूरा इलाका सफेद धुएं के गुबार में गुम हो गया और ये चट्टानें इतनी तेजी से खिसकीं कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में सड़क बनाने के काम में लगे एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर लापता बताए गए, जिनकी तलाश करने के लिए खुदाई करने वाली मशीन बर्फ हटाने के काम में लगी नजर आई। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक वहां रूम हीटर की वजह से एक घर में आग लग गई, जिसकी जद में आकर एक महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई। सो रहे थे और उसी दौरान जो कमरे में हीटर, जो रूम हीटर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है। हालांकि जब तक वहां दमकल की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया, घर में मौजूद 3 लोग जलकर राख हो चुके थे। इस बीच ताइवान में यात्रियों से भरे एक विमान में आग लगने से 2 यात्री झुलस गए। आरोप है कि यह हादसा एक यात्री के पास मौजूद पावर बैंक फटने से हुआ, जिससे वहां आग लग गई और उनमें कुछ यात्री उसे बुझाने की कोशिश करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक ये फ्लाइट ताइवान से सिंगापुर के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तभी एक यात्री का पावर बैंक फट गया, जिससे विमान के अंदर धुआं भर गया और बाहर निकलने के चक्कर में कुछ लोग एक दूसरे पर चढ़ तक गए। उधर खबर है कि अफगानिस्तान बहुत जल्द ड्यूरंड लाइन के विवाद का अंत करने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस झगड़े का अंत करने के लिए तालिबान गंभीर हैं और वो पाकिस्तान के 2 बड़े प्रांतों को अफगानिस्तान में मिलाने की कोशिश में है, क्योंकि 130 साल पहले बनी ड्यूरंड लाइन को अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं मानता। यहां तक कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी इस लाइन का जबरदस्त विरोध है। ये उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का प्रांत है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से बेहद आक्रामक है। टीटीपी के हमले पाकिस्तानी फौज और पुलिस पर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। माना तो यहां तक जाता है कि टीटीपी को खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी आबादी का समर्थन हासिल है, इसीलिए उसे काबू में करना पाकिस्तानी फौज के लिए आसान नहीं है। टीटीपी तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जे का ऐलान भी कर चुका है। हालांकि टीटीपी के इस दावे को पाकिस्तान की फौज या सरकार का फिलहाल गंभीरता से नहीं ले रहे।
खैबर पख्तूनख्वा पर अगर टीटीपी का कब्जा हो गया तो ड्यूरेंट लाइन की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि टीटीपी अपने इस प्रांत को सीधा अफगानिस्तान में मिलाने का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान के केवल 4 ही प्रांत हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। खैबर पख्तूनख्वा अगर अफगानिस्तान के पास चला गया तो उसके पास केवल 3 प्रांत बच जाएंगे। उनमें भी बलूचिस्तान ऐसा प्रांत है जहां बलोच लिबरेशन आर्मी समेत कई संगठन पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। मतलब यह कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हाथ से फिसला तो बलूचिस्तान में जंग और तेज हो जाएगी। बलोच संगठन आजादी की लड़ाई तेज कर देंगे। सबसे बड़ा डर यह होगा कि अगर तालिबान ने बलोच संगठनों का समर्थन कर दिया तो पाकिस्तान के लिए उनसे निपटना आसान नहीं होगा। और यह खतरा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान केवल टुकड़े टुकड़े ही नहीं होगा बल्कि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तालिबान के इस खतरनाक प्लान का जिक्र कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी संस्था की रिपोर्ट में है, जिसका नाम है पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट 2022। रिपोर्ट पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज ने बनाई, जो पाकिस्तान के लिए थिंक टैंक की तरह है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि ड्यूरेंट लाइन पर पड़ने वाले दोनों प्रांतों में हालात जल्द काबू में करने जरूरी हैं। मतलब ये कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी संगठन इतने मजबूत हैं कि ये दोनों प्रांत पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। ये दोनों प्रांत अलग होते ही ड्यूरेंट लाइन का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के पास केवल 2 ही प्रांत बचेंगे, पहला पंजाब और दूसरा सिंध। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सुरक्षा बल के सभी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया। यानी अब सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा बल के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का फायदा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बल के सभी जवान पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आएंगे। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दे डाला। उन्होंने पटना के एक दीक्षांत समारोह में यह बयान दिया, जिसके बाद उनके बयान की आलोचना शुरू हो गई। लेकिन वो अपने बयान पर अड़े रहे और उन्होंने रामचरितमानस पर दिया विवादास्पद बयान दोहरा दिया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान पर देश के कई संत भड़क गए। देखिए, ऐसा कोई मूर्ख ही कहेगा। विवाद बढ़ा तो जेडीयू ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया, यानी चंद्रशेखर के अपने ही सहयोगी उनसे अलग खड़े हैं, जिससे बीजेपी को नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया। रही सही कसर चंद्रशेखर ने बयान पर माफी मांगने से इनकार करके पूरी कर दी, क्योंकि बीजेपी की जड़ें काटने में जुटी महागठबंधन की सरकार के अपने ही मंत्री ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी। इस बीच ओडिशा के कटक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में हॉकी वर्ल्ड कप का उद्घाटन हुआ और इस दौरान कटक के बाराबती स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम हुए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी विश्व कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस वर्ल्ड कप का पहला मैच दोपहर में शुरू होगा। हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बेलारूस प्लान बुरी तरह फेल हो सकता है, यानी पुतिन को जंग में बेलारूस से जिस मदद की उम्मीद है वो उसे नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बेलारूस लाख कोशिश भी कर ले, अब उसकी सेना यूक्रेन के सैनिकों के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। जबकि ये कहा जा रहा था कि बेलारूस भी जल्द ही जंग में अपनी सेना को उतार सकता है और इसी वजह से ये माना जा रहा था कि रूस के सैनिकों की ताकत दुगनी हो जाएगी, जिसके बाद वो यूक्रेन के उत्तर से भीषण हमला बोल देंगे। इसके लिए पुतिन ने बेलारूस में अपने सैनिक और हथियार जमा करने भी शुरू कर दिए थे। साथ ही उनके सैनिक बेलारूस के सैनिकों के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी करने जा रहे थे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि बेलारूस पुतिन के प्लान में उनका साथ देने से पीछे हट सकता है, जो पुतिन के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हो सकता है, क्योंकि वो अब तक की जंग में बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके ही यूक्रेन को दहलाते रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद थी कि बेलारूस की सेना उनके सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। लेकिन अब उनकी उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि बेलारूस के लोग ही अपने राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। वहां की ज्यादातर आबादी जंग में बेलारूस के शामिल होने के खिलाफ है और कहा जा रहा है कि लुकाशेंको इतने बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही बेलारूस की सेना की कम तादाद भी एक बड़ी समस्या है। वहाँ पूरी तरह ट्रेंड सैनिकों की संख्या सिर्फ 15,000 है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये ट्रेंड सैनिक भी यूक्रेन की सेना के आगे कहीं नहीं ठहरते। मतलब इन्हें जंग में उतारना मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बेलारूस सीधे जंग में उतरने से कदम पीछे खींच सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में चोरी के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पुलिस के जवान आरोपी को जीप में बिठाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि आरोपी का परिवार पुलिस का विरोध करता दिखा। आरोपी के इस बीच पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। लगभग आधा दर्जन मामले पहले के दर्ज हैं। मुन्ना नाम के इस आरोपी को मथुरा पुलिस मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस बीच म्यांमार की फौज की एक एयर स्ट्राइक की वजह से मिजोरम में डर का माहौल बन गया। म्यांमार की फौज के फाइटर जेट की गड़गड़ाहट
और भारी बमबारी का शोर सुनकर लोग घबरा गए और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। म्यांमार की सेना का यह ऑपरेशन भारत की सीमा के काफी करीब हुआ। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। म्यांमार में जहां ऑपरेशन हुआ वो जगह मिजोरम की सीमा के काफी पास थी, इसीलिए सेना के ऑपरेशन ने मिजोरम के लोगों को डरा दिया। हालांकि ये ऑपरेशन म्यांमार में विद्रोहियों के खिलाफ था, उन विद्रोहियों के खिलाफ जो म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए सेना के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था और तभी से वहां की फौज लोकतंत्र की मांग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रशासन ने बर्फबारी के बाद बंद हुए रास्तों को खोलने का काम तेज कर दिया। एक दिन पहले ही चिनाब घाटी में भारी बर्फबारी के बाद रास्ता बंद हो गया था, लेकिन मौसम साफ होते ही प्रशासन ने रास्ते पर जमी बर्फ को हटा दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बहुत दिक्कतें आती थी, हम हफ्ता बर्फ नहीं उठती थी। लोगों ने रास्ता खोलने में दिखाई गई तेजी के लिए प्रशासन की तारीफ की। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने पुलिस लाइन में मिले एक बम को नाकाम कर दिया। जैसे ही वहां बम मिला, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और इसके बाद उस बम को एक खाली मैदान में ले जाकर नाकाम कर दिया गया। इस दौरान वहां बारिश भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद बम निरोधक दस्ते ने बम को नष्ट कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अंजलि मौत मामले में गृह मंत्रालय ने सभी आरोपियों पर धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अंजलि के परिवार वाले भी पिछले कई दिनों से यही मांग कर रहे थे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है? देखिए, इस पूरे केस में पुलिस की लापरवाही किशोर जो उजागर हुई है उसको लेकर सख्त निर्देश गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं और इन दो अहम निर्देश के अलावा जो इलाके के सर्वोच्च जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे अगर स्पष्टीकरण नहीं सही है तो उनको भी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। और चौथी अहम चीज किशोर इन्होंने कहा है कि सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और रोशनी की व्यवस्था सुनसान इलाकों में की जाए। जी किशोर, शुक्रिया अमित आपका। और इसी मामले को सुलझाने के लिए गुजरात से एफएसएल की एक टीम दिल्ली पहुंची। 5 एक्सपर्ट की इस टीम ने अंजलि को टक्कर मारने वाली कार की बारीकी से जांच की, जिसके लिए एफएसएल की इस टीम ने अंजलि की कदकाठी वाली डमी का सहारा लिया। इस पुतले को आरोपियों की गाड़ी के नीचे रखा गया और फिर हादसे को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस कार के नीचे फंसने के बाद अंजलि के साथ क्या हुआ था। एफएसएल की टीम यह पता लगाने में भी जुटी है कि 31 दिसंबर की रात कार से घसीटे जाने के कितनी देर बाद अंजलि की मौत हुई थी। इस दौरान क्रेन की मदद से आरोपियों की गाड़ी को हवा में उठाकर उसके निचले हिस्से की भी जांच की गई। पुलिस चार्जशीट के पहले कोई भी पहलू जो है इस मौत का, कंझावला कांड का, कोई छोड़ना नहीं चाहती। इस बीच दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मामले के एक आरोपी आशुतोष की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोप है कि अंजलि को कुचलने वाली कार आशुतोष की ही थी। उधर खबर है कि रूस के आधुनिक हथियारों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने उसके ही बनाए एक हथियार को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना लिया है। यूक्रेन ने सोवियत संघ के जमाने के एक ड्रोन को क्रूज मिसाइल में बदल दिया। मतलब यूक्रेन ने दशकों पुराने हथियार को ऐसी नई धार दी कि वो रूस के हाईटेक हथियारों का दुश्मन बन गया। तुपोलेव Tu-141 ड्रोन को 1980 के दशक में सोवियत संघ की वायुसेना अपने दुश्मन की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन यूक्रेन ने उसके कैमरे निकालकर वहां मिसाइल और बारूद भर दिया। यानी एक स्पाई सिस्टम को यूक्रेन ने ऐसे खतरनाक हथियार में बदल दिया जिसका वो जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और जमकर इस्तेमाल कर रहा है। वैसे यूक्रेन ने ताजा जंग में इस ड्रोन को क्रूज मिसाइल में नहीं बदला है, बल्कि 2014 में ही उसने ये कारनामा कर लिया था। तब रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला किया था। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन तैयार नहीं था। ऐसे में उसने अपने जखीरे से पुराने तुपोलेव Tu-141 ड्रोन निकाले। बताया गया कि तुपोलेव ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। वो 500 से 1000 किलो तक का वजन उठा सकता है और उसकी स्पीड भी 1100 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और ड्रोन में जगह भी काफी थी। ये सभी खासियतें तुपोलेव Tu-141 ड्रोन को क्रूज मिसाइल में बदलने के लिए एकदम मुफीद थी। बीते 8 साल में तुपोलेव Tu-141 जंग के मैदान का मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका है। कहा जा रहा है कि इसी के जरिए यूक्रेन ने 5 दिसंबर को रूस के सरातफ और रिजाइन इलाके में मौजूद 2 एयरबेसों को निशाना बनाया था। इधर बिहार के कई जिलों में किसानों ने खाद की किल्लत होने का आरोप लगाया। खाद के लिए वो घंटों तक कतार में खड़े नजर आए, जिसकी एक तस्वीर सासाराम जिले से सामने आई, जहां किसान खाद के लिए कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। हंगामे की आशंका की वजह से थाने के बाहर खाद बांटी जा रही है। नहीं मिला सर, मिलता तो घर नहीं चलेगा। बताया गया कि खाद के लिए कई जगह मारपीट भी हो गई, इसलिए पुलिस की निगरानी में से बांटने का काम शुरू किया गया। उधर पाकिस्तान में आटे के बाद अब दाल का भी भारी संकट खड़ा होता दिख रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक दूसरे देशों से आयात की गई दाल की एक बड़ी खेप कराची बंदरगाह पर अटकी पड़ी है।
क्योंकि पाकिस्तान के पास उस दाल की कीमत चुकाने के लिए डॉलर ही नहीं है। यानी पाकिस्तान ने दूसरे देशों से दाल मंगा तो ली, लेकिन वो उसे अपने बंदरगाह से ही नहीं निकाल पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वो चाहकर भी दूसरे देशों से मंगवाई गई दाल की पेमेंट डॉलर में नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक कराची बंदरगाह पर दालों के कई कंटेनर फंसे हुए हैं और दाल की उस पूरी खेप की कीमत 150 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 12,000 करोड़ रुपए है। और इतनी बड़ी रकम डॉलर में चुकाना कंगाली के इस दौर में पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। और इसी वजह से इस बात का डर सताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लोगों को दाल के लिए भी रोना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कंटेनरों में बंद दाल की कीमत पाकिस्तान ने जल्द नहीं चुकाई तो उसके सड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। और वहां के लोगों को दाल के लिए तरसना होगा, क्योंकि पाकिस्तान दालों की कुल खपत का 80% आयात करता है। मतलब यह कि वहां के लोग दूसरे देशों से मंगाई गई दाल पर ही निर्भर हैं। और ऐसे में अगर दाल की इतनी बड़ी खेप खराब हो गई तो वहां उसके लाले पड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान दाल के लिए पैसे चुकाए भी तो कहां से चुकाए? उसका विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के निचले स्तर पर है और वो 560 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 45,000 करोड़ तक सिमट गया है, जबकि उसे दाल की खेप के लिए भारी भरकम रकम चुकानी है। जाहिर है इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार अपने कानों में तेल डालकर बैठी हुई है, लेकिन उसके इस कदम से वहां के लोग आने वाले दिनों में आटे की तरह दाल के लिए भी लड़ते दिखाई पड़ सकते हैं। इधर मुंबई में लव जिहाद का आरोप लगा एक मामले में पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि मध्य प्रदेश की रहने वाली एक हिंदू लड़की ने 4 साल पहले मुस्लिम समुदाय के एक लड़के से शादी की थी, जिसके बाद वो दोनों पिछले 4 साल से मुंबई में रह रहे थे। लेकिन आरोप है कि उसके पति ने ही उसकी हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी धर्म बदलने के लिए अपनी पत्नी पर दबाव बना रहा था। गोमांस खिलाने की कोशिश करता था और उनका ऐसा आरोप था कि भाई हमारी जो लड़की है वो सुसाइड कर नहीं सकती है। इस घटना पर वीएचपी और बजरंग दल समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच अफ्रीका के दौरे पर निकले चीन के नए विदेश मंत्री आधी रात को अचानक बांग्लादेश पहुंच गए। बताया गया कि बांग्लादेश की नाराजगी का चीन को इतना डर सताया कि उसके विदेश मंत्री ने रात के करीब 2 बजे ढाका में एयरपोर्ट पर ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसके बारे में चीन ने तो मीडिया के आगे बांग्लादेश से अपनी दोस्ती का बखान किया, लेकिन बांग्लादेश ने चीन के आगे अपनी शिकायतों की लंबी लिस्ट निकाल कर रख दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री को शी जिनपिंग के अधूरे वादे गिना दिए। शी जिनपिंग 2016 में जब ढाका गए थे तब उन्होंने बांग्लादेश में लंबा चौड़ा निवेश करने की कस्में खाई थीं, लेकिन बांग्लादेश को वो निवेश आज तक नसीब नहीं हुआ। मुलाकात में बांग्लादेश ने चीन से इस बात पर भी चिंता जताई कि वो जितना सामान चीन को एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा चीन से इंपोर्ट कर रहा है। इधर महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कुछ लोगों ने दिन दहाड़े एक आदमी को अगवा कर लिया। बताया गया कि आरोपियों ने आपसी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया और भीड़-भाड़ वाली सड़क से उस शख्स को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। घटना के सीसीटीवी वीडियो में आरोपियों की गाड़ी एक बस डिपो के पास से तेजी से गुजरती नजर आई। कुछ लोग उस गाड़ी के साथ भागते भी दिखे। पुलिस ने बताया कि इस मामले के कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन ने सोवियत दौर के एक होवरक्राफ्ट को फिर से इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। खबर है कि रूस में इस होवरक्राफ्ट को बनाने का काम शुरू भी हो चुका है, जो सोवियत संघ से जुड़े देशों के लिए जंग में बड़ा मददगार साबित हुआ था। दावा है कि पुतिन ने जंग में मुरैना नाम के होवरक्राफ्ट को फिर से इस्तेमाल करने का फैसला लिया। असल में रूस की सेना इसे एक कैरियर जहाज के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है, जिसकी मदद से भारी भरकम टैंक और डिफेंस सिस्टमों को समंदर के सहारे एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लाया जा सकता है। सोवियत संघ की सेनाओं ने मिलकर ऐसे 8 होवरक्राफ्ट 1985 से 1992 के बीच बनाए थे और ऐसे ही कई होवरक्राफ्ट बनाने का काम रूस ने फिर शुरू कर दिया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस जल्द से जल्द इन्हें बनाने की तैयारी में है, ताकि समंदर के रास्ते यूक्रेन पर बड़ा हमला किया जा सके। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान अरब सागर में चीनी ड्रोन के जरिए भारत की जासूसी कर रहा है। बताया गया कि अरब सागर में भारत की बढ़ती ताकत से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी डरा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान अरब सागर में भारत की जासूसी करने में जुटा है। खबर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद ग्वादर एयरबेस पर कई चीनी ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जो वहां से उड़ान भरकर अरब सागर में भारतीय नौसेना की गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तान इन ड्रोन की मदद से अरब सागर के रास्ते भारत आने वाले जहाजों पर भी नजर रख रहा है। बताया गया कि पाकिस्तान ने चीन के कई ड्रोन की तैनाती ग्वादर की सुरक्षा के लिए भी की है। असल में वहां के हजारों लोग पाकिस्तान सरकार का लंबे वक्त से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ग्वादर के लोगों का आरोप है कि शहबाज शरीफ सरकार चीन को खुश करने के लिए उनके अधिकारों की बलि चढ़ा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि वहां कभी भी विरोध की आग भड़क सकती है और इसीलिए चीन के कई ड्रोन उसने ग्वादर की निगरानी में भी लगाए हैं। पाकिस्तान जिस चीनी ड्रोन CH-4 की मदद ले रहा है वो अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की कॉपी है।
चीन का दावा है कि उसका ये ड्रोन लगातार 30 घंटों तक उड़ान भर सकता है और ये 115 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ने में भी सक्षम है। चीन के मुताबिक इसमें लगी स्टेल्थ तकनीक की मदद से यह आसानी से दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निवेशकों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2 दिन तक चली समिट में मध्य प्रदेश को कई लाख करोड़ का निवेश मिला और बताया कि उस निवेश के जरिए मध्य प्रदेश में रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं इस विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश की धरती पर हम निराश नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इंदौर में 2 दिन तक चली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 84 देशों के करीब 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। उधर बिहार के बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। वहां एक दिन पहले गुस्साए किसानों ने कुछ पुलिस वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थर्मल पावर प्लांट के बाहर आगजनी कर दी थी, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उन किसानों से मिलने के लिए बक्सर पहुंचे, लेकिन वो थोड़ी ही देर उनसे बात कर पाए थे कि कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे में अश्विनी कुमार चौबे जब वहां से जाने लगे तो उनके काफिले पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के घेरे में वो किसी तरह वहां से निकल पाए। इस बीच यूके ने यह ठान लिया कि वो चीन से निपटने में जापान की मदद करेगा। यही वजह रही कि चीन से खतरे को देखते हुए दोनों देशों ने एक रक्षा समझौता कर लिया, जिस पर लंदन में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साइन किए। ये रक्षा समझौता तब हुआ जब किशिदा G7 देशों की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे। वहां दोनों देशों के नेताओं के बीच जापान के चीन से बढ़ते तनाव के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, जिसके बाद जापान और यूके ने यह डील की। इस समझौते के तहत युद्ध के हालात में ये दोनों देश अपनी सेना को एक दूसरे की धरती पर तैनात कर सकते हैं, जिससे ये साफ है कि अब अगर चीन ने जापान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो यूके के सैनिकों से भिड़ने के लिए उसे तैयार रहना होगा, क्योंकि जापान पर हमले के हालात में यूके उसकी मदद करने के लिए आगे आ सकता है। अब तक जापान ने इस तरह का समझौता सिर्फ अमेरिका के साथ किया था, लेकिन इसमें अब यूके भी जुड़ गया। हालांकि इस समझौते पर कई सालों से विचार चल रहा था, लेकिन पिछले साल जब जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा लंदन की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से इस बारे में बात की थी। वहाँ सत्ता बदल गई, लेकिन इस समझौते पर जापान और यूके के बीच बात बन गई। पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों पर चीन अपना दावा ठोकता आया है, लेकिन जापान इस बात को मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि ईस्ट चाइना सी में कुछ द्वीपों को लेकर चीन का जापान के साथ पुराना विवाद है। चीन के शंघाई शहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार सवार अपनी कार लेकर एक होटल में घुसता नजर आया, वो भी इतनी रफ्तार से कि होटल में लगा कांच का दरवाजा टूट गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कार वाला पूरी रफ्तार से कार को होटल की तरफ ले जाता दिखाई दिया। आरोप है कि उसका लैपटॉप होटल से चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत करने पर होटल ने उसकी मदद नहीं की। इसी बात से आग बबूला होकर उसने अपनी कार ले जाकर होटल में घुसा दी, जिससे होटल का दरवाजा पूरी तरह बर्बाद हो गया। अजब देखा विरोधाभास यारो, अजब देखा विरोधाभास यारो, नदी के कंठ पर ही प्यास यारो। सौबात की एक बात कही आर्य ने, हमारे साथ के सब कह रहे हैं, लिखो पतझड़ को ही मधुमास यारो। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।